नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से संबंधित है। देखो, इंडिया अपनी आवश्यकता का ज़्यादातर ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, खास करके मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से। बट मान लीजिए कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, वहाँ से ऑयल हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हमें ऑयल बेचने से इनकार कर देते हैं। या फिर देखो, ऐसा भी हो सकता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ख़त्म हो जाए और हमारे पास इतने डॉलर ही ना हो कि हम ऑयल को परचेज कर सकें। तो फिर क्या होगा? ऑयल हमें मिलेगा नहीं। अगर ऑयल नहीं मिलेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो जाएंगी, हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार ने काफ़ी सारी जगहों पर पेट्रोलियम रिजर्व इस्टेब्लिश किए हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऑयल तो हमारे पास बफर में होना चाहिए, हमारे पास स्टोर होना चाहिए, ताकि मुश्किल भरी घड़ियों में उस ऑयल का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन देखो, अभी सिचुएशन अलग है। अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम क्रैश कर गए हैं। बहुत ज़्यादा सस्ता ऑयल हमें अभी मिल रहा है, बहुत ही कम दाम पर। इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए और वही अब किया जा रहा है पेट्रोलियम कंपनीज के द्वारा। देखो, हो सकता है फ्यूचर में ऑयल फिर से महंगा हो जाए, कम से कम अभी सस्ता मिल रहा है, कुछ तो सस्ता ऑयल परचेज करो और जो हमने पेट्रोलियम रिजर्व बना के रखे हैं वहाँ पे उसे स्टोर करके रख लो, फ़ायदा ही होगा ना। तो अभी देखो, इन्फॉर्मेशन हमें ये डिस्कस करनी है कहाँ कहाँ पर हमने इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इस्टेब्लिश किए हैं पेट्रोलियम को स्टोर करके रखने के लिए। पहले फेज़ में देखो, सरकार ने 5.33 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल स्टोर करने की व्यवस्था की है। 3 लोकेशन पर इस प्रकार की स्टोरेज साइट्स इस्टेब्लिश की गई हैं। पहले फेज़ में विशाखापट्टनम में 1.33 MMT की कैपेसिटी है, मैंगलोर में 1.5 MMT और पादूर में 2.5 MMT। लेकिन इसके बाद सरकार ने दूसरा फेज़ भी अनाउंस किया। दूसरे फेज़ में 2 जगहों पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व साइट्स इस्टेब्लिश की जा रही हैं। एक चांदीखोल जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर 4 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल को स्टोर करने की व्यवस्था की जा रही है और पादूर में अलग से 2.5 MMT। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ऑलरेडी पादूर में इस प्रकार की स्टोरेज साइट थी जहाँ पर 2.5 MMT क्रूड ऑयल स्टोर करके रखा जा सकता था, लेकिन सरकार एक और साइट इस्टेब्लिश कर रही है, वो भी पादूर में। यहाँ पर भी 2.5 MMT क्रूड ऑयल स्टोर करके रखा जा सकता है। वैसे देखो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और भी देता हूँ। 2017-18 में जो हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि बीकानेर में भी इसी प्रकार की स्टोरेज साइट इस्टेब्लिश की जाएगी, लेकिन अभी तक ना तो काम स्टार्ट हुआ है और ना ही सरकार ने ऐसा कोई प्लान बताया है कि कब काम स्टार्ट होगा। जैसे ऐसा लगता है सरकार ने बीकानेर में इस प्रकार की स्टोरेज साइट इस्टेब्लिश करने का जो प्रपोजल है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। इवन सरकार ने यह भी कहा हम राजकोट में भी इस प्रकार की साइट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। खैर, फिलहाल की बात करें तो अभी यही साइट्स हैं, 3 विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पादूर में। 2 पे अभी काम चल रहा है, एक पादूर में और एक चांदीखोल में। कौन इस्टेब्लिश करता है ये स्टोरेज साइट्स? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। ये हमारी देश की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की देखरेख करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। ये सब्सिडरी है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की, और ये बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर आता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कासोवल ब्रिज से संबंधित है। देखो, ये एक एन्क्लेव है। कैसा एन्क्लेव है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए ये रावी नदी है
और ये है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। ये जो कर्व वाली लाइन है ये इंडिया पाक बॉर्डर है और ये है रावी नदी। अब इस साइड इंडिया है और ये भी इंडिया का पार्ट है और यहाँ पे पाकिस्तान है। अब देखो लेकिन ये छोटा सा एरिया रह गया नदी के बीच में और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में, ये छोटा सा एरिया है, ये है कासोवल। अब इंडिया से अगर इस कासोवल एनक्लेव में जाना है तो ये नदी पार करके जानी पड़ेगी, रावी नदी, समझ गए। तो पहले जो ब्रिज था इस एनक्लेव तक इंडिया के मेनलैंड से पहुंचने के लिए वो इस प्रकार से था जैसे बोट को उल्टा नहीं कर देते, कई सारी बोट्स उल्टा करके रखी हुई हैं, इस प्रकार का ब्रिज था। जब ऐसे ब्रिज को बनाते हैं ना बोट को उल्टा करके, इसे पोंटून ब्रिज कहा जाता है। लेकिन अब परमानेंट ब्रिज इस्टेब्लिश कर दिया गया है कासोवल एनक्लेव तक पहुंचने के लिए। ये ब्रिज बनाया गया है बीआरओ के द्वारा। कल भी हमने बीआरओ के बारे में डिस्कस किया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये ब्रिज 484 मीटर लंबा है, रावी नदी के ऊपर है। अगर यूपीएससी पूछे कि कासोवल ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर है, याद रखिएगा रावी नदी। इवन देखो पिछला जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इसमें भी यूपीएससी सिंपली ये पूछ सकती है कि कहाँ कहाँ पर अभी तक हमने क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की हैं। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पादूर, और काम चल रहा है पादूर में भी और चांदीखोल में भी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी है, अगर अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया, अगर हमें फंडिंग नहीं मिली तो कोविड-19 की महामारी की वजह से जो अभी विभिन्न देशों में लॉकडाउन है, लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सुर्खियों में आया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो यूनाइटेड नेशंस की फूड असिस्टेंस ब्रांच है, काफ़ी फोकस करती है यूपीएससी इस प्रकार के फैक्ट्स पर। क्या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की ब्रांच है, आईएमएफ की ब्रांच है या फिर यूएन की ब्रांच है? तो इसका आंसर है यूएन की ब्रांच है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है और हंगर को एड्रेस करने की कोशिश करती है। हंगर मतलब हर तरह की हंगर, जैसे न्यूट्रिशन की समस्या है या फिर सिंपली प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल रही हैं। फूड सिक्योरिटी के देखो काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? रोम में है। वैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 80 से ज़्यादा देशों में ऑफिस हैं और वहीं से ये बॉडी काम करती है विभिन्न लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए। और देखो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इंडिया की पर्टिकुलरली हम बात करें, पहले इंडिया में फूड संबंधित हेल्प प्रोवाइड की जाती थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, लेकिन 1966 के आसपास हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। उससे पहले हमें यूएसए से भी अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था, बट हरित क्रांति के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। उसके बाद तो इस प्रोग्राम के द्वारा इंडिया में सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। इस्टेब्लिश कब किया गया था इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को? 1961 में। 1960 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी और उसके बाद 1 साल बाद इस प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है और यूएनडीपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी पार्ट है। ये कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, जैसे लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना, फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करना, न्यूट्रिशन को सपोर्ट करना। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर ऑप्शंस में आती हैं तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव है या फिर नहीं है। इन चीज़ों को देखो याद करने की आवश्यकता नहीं होती, ये थोड़े से कॉमन सेंस से आप सोल्व कर सकते हो। अब फूड की बात है, न्यूट्रिशन की बात तो होगी, हंगर की बात भी होगी, तो रिलेटेड सी चीज़ें हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अदरवाइज तो देखो कितनी सारी बॉडीज़ हैं और उनके कितने कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं।
सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है। चलते हैं आगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड हंगर मैप के बारे में। अलीबाबा क्लाउड, ये अलीबाबा कंपनी जो है चाइना की, उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग ब्रांच है। ये अलीबाबा क्लाउड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलके एक डिजिटल मैप तैयार कर रही है, वर्ल्ड हंगर मैप। इस वर्ल्ड हंगर मैप की सहायता से पता लगेगा वर्ल्ड के कौन से रीजन में कितनी हंगर है, तो उसके बाद ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं आसानी से यूएन के उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए, जिसमें ये प्रोविज़न है हंगर को पूरी तरह से ख़त्म करना है 2030 से पहले। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कहता है जीरो हंगर के टारगेट को अचीव करना 2030 से पहले? बताइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, पहला जो है वो पॉवर्टी को ख़त्म करने से संबंधित है और दूसरा जीरो हंगर से संबंधित है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो, रेमिटेंस से संबंधित है। रेमिटेंस का सिंपल मतलब क्या होता है? देखो, जब कोई इंडिया का नागरिक दूसरे देश में जाता है, फॉर एग्जांपल यूएई में गया वहाँ पर काम करने के लिए, जो पैसा कमाया जाता है उस पर्सन के द्वारा वहाँ पर रहकर उसका एक पार्ट वापस इंडिया में अपनी फैमिली मेंबर्स को भेज दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है रेमिटेंस। कंटेक्स्ट ये है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है कि कोविड-19 की महामारी की वजह से माइग्रेशन और रेमिटेंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इंडिया को पिछले साल $83 बिलियन रेमिटेंस मिली थी, जो कि देखो वर्ल्ड में टोटल रेमिटेंस का ऑलमोस्ट 12% है। यानी पूरे वर्ल्ड में रेमिटेंस का जितना फ्लो देखने को मिला 2019 में, उसका 12% तो सिर्फ इंडिया में आया। लेकिन इस साल कोविड-19 की महामारी की वजह से रेमिटेंस इंडिया को 23% कम यानी $64 बिलियन हासिल हो सकती है। 2018 में टोटल इंटरनेशनल रेमिटेंस देखने को मिली $689 बिलियन और $689 बिलियन में से 2018 में इंडिया को मिले थे $78.6 बिलियन। ऑलमोस्ट 17.5 मिलियन इंडियंस विदेशों में रहते हैं, उनसे हमें ये रेमिटेंस हासिल हुई थी 2018 में। रेमिटेंस से देखो काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जब वो इंडियंस जो बाहर काम करने गए हुए हैं वापस अपने फैमिली मेम्बर्स को पैसा भेजते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स उस पैसे को खर्च करते हैं न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, पॉवर्टी कम होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की इनकम बढ़ती है और चाइल्ड लेबर भी कम होती है। इस प्रकार के देखो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं रेमिटेंस से। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फेलूदा के बारे में है। वैसे इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम एक और आर्टिकल डिस्कस करते हैं यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे के बारे में। हर साल इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 अप्रैल को, क्योंकि 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर, इनकी डेथ भी हुई थी और इनका जन्म भी 23 अप्रैल के ही दिन हुआ था। विलियम शेक्सपियर, जैसा आपको पता है, इंग्लिश पोइट थे, तो इनको सम्मान देने के लिए 23 अप्रैल का जो दिन है वो इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इंग्लिश देखो यूएन की 2 वर्किंग लैंग्वेजेस में से एक है। दूसरी जो वर्किंग लैंग्वेज है यूएन की वो है फ्रेंच। 2010 में ये इनिशिएटिव लिया गया था यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के द्वारा कि 6 जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनके यूज़ को प्रमोट करने के लिए एक एक दिन जो है वो उस लैंग्वेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। तो देखो अरेबिक लैंग्वेज के लिए 18 दिसंबर का दिन जो है वो अरबिक लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। चाइनीज़ लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 अप्रैल को, इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च, रशियन लैंग्वेज डे 6 जून और स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को। इसका मतलब जिस दिन यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे होता है उसी दिन यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे भी होता है। तो क्वेश्चन देखो ये भी बन सकता है यूएन की इनमें से ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो ये 6 यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। वैसे ये पूछेगी यूपीएससी कि कौन सा डे जो है
वो अरेबिक लैंग्वेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी संभावना रिलेटिवली कम है। चलते हैं आगे। लास्ट हमारा आर्टिकल फेलूदा के बारे में है। ये क्या है? ये एक लो कॉस्ट पेपर स्ट्रिप टेस्ट है जिससे न्यू कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है 1 घंटे के अंदर अंदर। इस टेस्ट को डेवलप किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साइंटिस्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर। टेस्ट का नाम रखा गया है फेलूदा। फेलूदा जो है एक करैक्टर जो क्रिएट किया गया था सत्यजीत रे के द्वारा, तो एक फिक्शनल डिटेक्टिव करैक्टर के नाम पर है टेस्ट का नाम फेलूदा। इस टेस्ट की देखो कॉस्ट भी कम आएगी, 500 रुपये। अभी देखो RT-PCR टेस्ट जब कंडक्ट करते हैं प्राइवेट लैब्स में तो कॉस्ट आती है 4500, मतलब प्राइवेट लैब वाले 4500 रुपये लेते हैं कोविड-19 का टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। लेकिन फेलूदा टेस्ट जब कंडक्ट किया जाएगा कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए 500 रुपये लगेंगे। इस टेस्ट में देखो क्रिस्पर Cas9 सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये जीन एडिटिंग टूल है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फेलूदा के बारे में और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। सबसे पहले आज हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में डिस्कस किया, कासोवल ब्रिज, फेलूदा, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन रेमिटेंस, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UN इंग्लिश लैंग्वेज डे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।